हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर। ये अगस्त 2022 के लिए है, पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा कि आपको टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। पेपर आपका जो है वो 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें 8 NAS बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल पार्ट ए जो है वो 16 मार्क्स का होगा। जो पार्ट बी है वो आपके बुक से टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो है आपके जो आप कह सकते हो जो आपका पार्ट बी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और टोटल ये 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर के जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें बोला गया है कि हरप्रीत लिव्स इन कश्मीर, शी हैज टू विजिट कन्याकुमारी, तमिलनाडु। हाउ मच विल शी हैव टू ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। यानी कि हरप्रीत जो है वो कश्मीर में रहती है और उसे कन्याकुमारी यानी कि जो तमिलनाडु में है, ठीक है, कन्याकुमारी जाना है। उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग कितनी यात्रा जो है वो करनी होगी। तो 3214 किलोमीटर उसने ट्रेवल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल यूनिट इज फ्रॉम एक्सटेंडेड अरुणाचल प्रदेश टू कश्मीर इन इंडिया। कौन सा फिजिकल यूनिट जो है वो अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर तक जो है वो फैला हुआ है। तो ये हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण वर्क्स एज अ लेबर। अरुण जो है वो लेबर की तरह काम करता है। जब गोपाल ने उसे जो है वो लेबर के लिए बोला कि उसने जो है वो कंस्ट्रक्शन करना है घर का, इंस्टेड ऑफ 400 रुपीज अ डे ही आस्क्ड फॉर 600 रुपीज अ डे। तो उसने जो है, ठीक है, यानी कि जो अरुण है वो 400 रुपए ना मांग कर वो 600 रुपए मांग रहा है डे का, यानी कि हर दिन का। द गोपाल सेड दैट ही हैड नो विश टू वर्क। और गोपाल उसे कहता है कि उसे काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो ये किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये डिजायर्ड है, ऐच्छिक है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड इनकम। कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, प्रॉफिट और इनकम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लेन्स विच इज लोकेटेड बिटवीन रिवर घग्गर एंड जम्मू एंड कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, थानेसर, रोहतक एक्सेट्रा आर फेमस सिटीज ऑफ दिस रीजन। तो कौन मतलब ये इस प्लेन के जो है ये सारे फेमस सिटीज हैं। तो इस प्लेन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बांगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिफोर श्री गुरु नानक देव जी विच 2 पार्ट्स वाज डिवाइडेड द सोसाइटी इन। यानी कि श्री गुरु नानक देव जी से पहले समाज को किन 2 भागों में बांटा गया था। तो मुस्लिम और हिंदू सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अ पर्सन बिलो डैश एज कांट बी प्लेस्ड इन एनी फैक्ट्री टू डू अ जॉब। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण का जो है के खिलाफ जो अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग कितने आयु से कम बच्चों को जो है, या कह सकते हो कितने आयु से कम को जो फैक्ट्री में काम पे नहीं रखा जा सकता अगर वो 14 साल से कम का है तो। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज द राइट टू एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो यानी कि किस संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21A के तहत जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये 86th अमेंडमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, ज्योग्राफी पार्ट। ये 7 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन है इज इंडिया अ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि क्या भारत एक उपमहाद्वीप है। तो एनी पीस ऑफ लैंड विच इज लार्ज। तो ऐसी कोई भी जमीन जो कि बड़ी है, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो है वो कह सकते हो कि आजाद है, कैन बी कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। उसे जो है वो उपमहाद्वीप बोला जा सकता है। इंडिया इज समटाइम रेफर टू एज सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को जो है वो कभी कभार सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है बिकॉज इट इज अ सेपरेट लैंड मास, क्योंकि ये एक सेपरेट लैंड मास है। ठीक है, नॉट जस्ट अ कंट्री। तो ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है बल्कि एक सेपरेट लैंड मास भी है। इट इज नॉट एज लार्ज एज वन। तो ये जो है वो मतलब कह सकते हो कॉन्टिनेंट की तरह बड़ा तो नहीं है, बट इट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके जो कुछ लक्षण है वो कॉन्टिनेंट जैसे हैं और इसलिए इसे कॉन्टिनेंट ना बोलकर सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड द लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मतलब लैंड है वो किस तरीके से डिवाइड है वो बताना है।
और उसमें से किसी एक के बारे में अपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 80 to 100 वर्ड्स में आंसर देना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो मेजर फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो है हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन और आइलैंड। हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ एन एक्सट्रीमली वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स दैट इज एल्यूवियल टेराइन, यानी कि जो टेरेस होता है ना वो क्या होता है बच्चों, एक तरीके की जमीन होती है, ठीक है। कह सकते हो कि किस तरीके का लैंड है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब हुआ कि वो मैदान, मतलब कह सकते हो वो मैदानों के एक अत्यंत विशाल खंड, क्योंकि एक्सट्रीमली वास्ट स्ट्रेच बोला है, ठीक है, विशाल खंड यानी कि जलोढ़ इलाकों से जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है उनको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, गंगा प्लेन, पंजाब प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन। द सॉइल इन दीज टेरेन्स इज वेरी फर्टाइल। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हो ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है वो उसमें आपने मैप पॉइंटिंग करनी है, 2 मार्क्स का है ये, ठीक है। और 2 ही चीजें पूछी गई हैं आपसे। कन्याकुमारी को पॉइंट आउट करना है, तो कन्याकुमारी जो होता है वो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ये जो एरिया है तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये कन्याकुमारी है। और फिर बोला है कि काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो कौन सा है, तो ये जो रेंज है ये काराकोरम माउंटेन रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट है, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। तो एन एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, कि कैपिटल स्टॉक यानी कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि कह सकते हो, ठीक है, या उसमें और जो है कैपिटल ऐड कर दिया उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। डिफाइन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बारे में बताना है आपने। तो नेशनल इनकम इज द नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन 1 ईयर। तो नेशनल इनकम क्या होता है, ये नेट फैक्टर इनकम है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है वो काम करके कमा रहे हैं, वो वेजेस के रूप में हो सकता है यानी दिहाड़ी के रूप में हो सकता है, किराए के रूप में, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में, जो कि वो 1 साल में कमाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो पार्ट पूछा गया है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंशिएट करना है, मतलब इन दोनों में अंतर बताना है। तो जो इनकम जो है वो कह सकते हो जो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी में जो अर्न करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो ये रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स मिलकर जितने भी इनकम जो है वो जनरेट करेंगे वो सब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ठीक है। जबकि जो इनकम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर दोनों में से कहीं पे भी कमा रहे हैं वो दोनों मिलाकर जो है वो नेशनल इनकम कहलाता है। तो नेशनल इनकम 2 चीजों से मिलकर बना, एक डोमेस्टिक इनकम आ गया उसमें, और दूसरा जो है वो जो अब्रॉड से यानी कि फॉरेन से इनकम आ रही है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो नेशनल इनकम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, डिफाइन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है यानी कि निवेश क्या है वो बताना है, और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो कह सकते हो कि जो निर्धारक है उसके वो बताने की कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स इसको डिटरमाइन करते हैं। तो अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड सेव्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अ ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो इनकम का वो पार्ट जिसको कि कंजम्पशन यानी कि उपभोग के लिए खर्च नहीं किया जाता और उसे जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कंपनी में जो है वो आप कह सकते हो निवेश के लिए जो खर्च किया जाएगा उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये 2 तरीके, देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट। तो 2 तरीके जो है 2 एलिमेंट्स है कह सकते हो जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, वो है द रेट ऑफ प्रॉफिट, और इसको जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एवरी प्रोड्यूसर कंपेयर्स द रेट ऑफ प्रॉफिट वाया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो जितने भी कह सकते हो कि जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, वो जो है वो प्रॉफिट का रेट जो होता है वो कंपेयर करते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कितना जो है वो कैपिटल जो है वो कह सकते हो कि यूज किया, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या लगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रत्येक उत्पादक जो होता है, ठीक है, वो लाभ की दर की तुलना जो है वो निवेश के समय जो उन्होंने पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर जो है कि जितना भी लगाया उनसे करता है। ही विल कंटिन्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट टिल द रेट ऑफ प्रॉफिट। वो तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहेगा जब तक कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल नहीं आ जाते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री पार्ट, 7 नंबर का है ये। राइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के 5 जो है वो आपने इंपोर्टेंस बतानी है, या कह सकते हो उसके जो फायदे बताने हैं 25 से 30 शब्दों, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो सबसे पहले है दे सेव आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी और जो मतलब कह सकते हो जो शुष्क हवा है, ठीक है, उनसे ये जो है वो हमारे देश को बचाता है। ऑल द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालयन रेंजेस। ज्यादातर जितनी भी महान नदियां या कह सकते हो जितनी भी बड़ी नदियां हैं, उन सबका जो सोर्स है जहाँ से ये नदियां बहती है वो हिमालयन रेंजेस से बहती है। बहुत सारे जो यूजफुल हर्ब्स हैं जिनको कि हम दवाइयों की तरह इस्तेमाल करते हैं वो हिमालय के स्लोप्स में मिलता है, ठीक है। जो हिमालय की जो मतलब स्लोप्स हैं उसमें काफी घने जंगल हैं और ये जो होता है वो लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये काफी सारे जो है वो जंगली जानवरों और पंछियों को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आश्रय घर प्रोवाइड करते हैं। जो हिमालयाज है वो इंडिया को जो है वो बाहर से जो इन्वेडर यानी जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे बचाता है और पुराने टाइम से बचाता आ रहा है, ठीक है। और इसलिए इसको जो है वो डिफेंस बैरियर जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी। तो यानी कि गुरु नानक देव जी के समक्ष पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में आपने बताना है। 80 से 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पंजाब वॉज वेरी मिजरेबल बिफोर द टाइम्स ऑफ गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी के टाइम से पहले जो है वो आप कह सकते हो जो पंजाब की पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी पंजाब वॉज रूल्ड बाय द डेस्पोटिक रूलर्स। तो 16वीं शताब्दी से पहले जो पंजाब है उसमें निरंकुश शासक जो है वो हुआ करते थे, ठीक है। दे बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग एंड कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो वो मानते थे कि उनके पास ईश्वर से दिया गया अधिकार है, ठीक है, और उनको जो है वो खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। द स्टेट ऑफ एनार्की वर्सन द कंडीशन ऑफ पंजाब। तो जो कह सकते हो कि ये जो निरंकुशता थी या कह सकते हो जो अराजकता थी, ठीक है, उसने जो पंजाब की कंडीशन और भी ज्यादा खराब कर दी। इट वॉज अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट नो रूलर्स कुड इफेक्टिवली रूल दिल्ली विदाउट हिज कंट्रोल ओवर द पंजाब। तो ये जो है वो कह सकते हो कि एक तथ्य था जिसमें कि कोई भी शासक जो है वो पंजाब पर अपना नियंत्रण जब तक नहीं कर लेता तब तक वो दिल्ली पर अच्छे तरीके से जो है वो शासन नहीं कर सकेगा, ठीक है। A spirit of revolt was rising among the people of Punjab due to the selfish policies of the incapable rulers. तो incapable rulers यानी कि अक्षम शासक, ठीक है, जो जिनमें क्षमता नहीं होती, तो उनकी स्वार्थी नीतियों के कारण जो है वो पंजाब के लोगों में विद्रोह की भावना जो है वो भड़क उठी थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी देयर वाज कंप्लीट लॉलेसनेस इन द पंजाब। तो 16th सेंचुरी के शुरुआत टाइम में कंप्लीटली आप कह सकते हो कि जो है वो अराजकता फैल चुकी थी, वहां पर कोई कानून वगैरह नहीं था। द रूलिंग क्लास वाज बिजी इन मैरी मेकिंग। जो शासक थे, ठीक है, वो तो अपने मौज मस्ती में मस्त थे और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो करप्ट थे, भ्रष्ट थे। देयर वाज नो होप फॉर एनीवन टू गेट जस्टिस इन सच अ सिचुएशन। तो ऐसी परिस्थिति में उनको न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। द पंजाब वॉज रिड्यूस टू अ बैटल ग्राउंड। पंजाब जो है वो अब एक कह सकते हो कि युद्ध का मैदान जो है वो बन गया था। एवरी एम्बिशियस नोबल वॉज मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर पंजाब। तो जितने महत्वाकांक्षी राजा थे, ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने जो है वो पंजाब पर नियंत्रण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आपके हिस्ट्री पार्ट से जो है वो पैराग्राफ उठाकर जो है वो आपको दिया गया है, आंसर आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ली है, आप उसके आंसर जो है वो खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें। हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान जो है वो किसे बोला जाता था, तो वो कौन था, सिकंदर लोधी, ठीक है। Whom did सिकंदर लोधी अपॉइंट एज द नाजिम ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो सेंट्रल पंजाब का जो है वो नाजिम जो है वो किसे नियुक्त किया था सिकंदर लोधी ने, उन्होंने किया था दौलत खान लोधी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिविक्स पार्ट। इन्यूमरेट एनी वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका कोई भी एक जो है वो आप विशेषता बताइए। तो हमारा जो संविधान है वो बहुत ही ज्यादा लंबा और विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट टू इक्वालिटी, यानी कि जो समानता का अधिकार है उसके बारे में आपने बताना है। 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना है। 2 नंबर का प्रश्न है। द राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल, बच्चों ये आर्टिकल 14 to 18 के बीच में दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वो हमें अधिकार देता है कि हम कानून के सम्मुख जो है वो बराबर है, ठीक है। यानी कि कानून के सामने जो है वो कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई भी जो है वो नीची जाति का या ऊपरी जाति का नहीं है, ठीक है, या कोई लड़का लड़की, इस तरीके से कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता। प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, तो अलग अलग तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी भेदभाव होता है उससे बचाता है। ट्रीट्स एवरीबॉडी एज इक्वल इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, ठीक है,
यानी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी समान है। इसके अलावा जो अनटचेबिलिटी है यानी कि अस्पृश्यता है, ठीक है, उसको भी खत्म कर दिया गया। और जो टाइटल जैसे दिए जाते थे सर, राय बहादुर, इन सबको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई एंड व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजंस इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों और कब जो है वो इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया। तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर इनसेपरेबल, यानी कि जो अधिकार है और कर्तव्य है इनको अलग नहीं किया जा सकता। राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अधिकार जो है वो तब तक हो ही नहीं सकते जब तक कि हम जो है वो ड्यूटी अपनी फॉलो ना करें। और इसी वजह से काफी सारी जो कंट्रीज है उन्होंने जो है वो अपने जो सिटीजन है उनको अपने ड्यूटीज भी बताए और उसके साथ साथ उन्हें अधिकार भी दिए। इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो इंक्लूड किया गया। उसमें कब किया गया? 1976 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।